हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज ये जो आपको वीडियो देख रहा है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन पॉलिटी से आपके एलएलबी और बीएलएलबी दोनों में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसी के लिए मैंने पूरे आर्टिकल्स को एक साथ ले लिया है इसमें। ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में आपकी जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरी रिवाइज हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे 1.25 पे भी डालकर देख सकते हैं अगर आपको स्पीड समझ आए तो। लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक भी मतलब पढ़ाई नहीं की है पॉलिटी की, तब भी आपको काफी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को समझाते हुए चलूंगा। और ये पीडीएफ हम यूज कर रहे हैं किसकी है? यूपीएससी की। ठीक है, चलिए, ये बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश में है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है मैं समझाऊंगा हिंदी में, अगर समझ ना आए तो मेरे भाई बता देना, दोबारा वीडियो आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे भाई। किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे। पहले उससे आगे चलते हुए हम दो चार चीजों को देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि भारत की धरती पर सबसे प्रमुख जो क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे प्रमुख माना जाता है। यानी कि इसी के बेसिस पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलती है। हमने इसे कब अपनाया था? अडॉप्टेड लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अडॉप्टेड। मतलब अपनाया कब था? तो याद रखना 26 जनवरी 1950। सर ये 26 जनवरी 1950, थोड़ा अगर बैकग्राउंड पता चल जाता तो काफी अच्छा लगता। रुकिए एक मिनट, हम लोग बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। रुकिए, आइए बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। इस पीडीएफ को थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेते हैं। यस, अब करेंगे तगड़े तरीके से बैकग्राउंड डिस्कशन। बिल्कुल याद रखना मेरे साथियों, संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब हो रही है सर? फर्स्ट मीटिंग, यानी कि पहली बैठक। कौन सी? पहली बैठक। आपसे पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे भाई याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपको ये समझ नहीं आती इंग्लिश इतनी भी, तो भाई याद रखना आप एलएलबी में फिर क्या ही करोगे, समझ लो। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो रही है 1946 में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं। 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है मेरे भाई। ये कैसे थे? टेम्परेरी थे, मतलब कुछ ही समय के लिए बने थे। कैसे थे? टेम्परेरी थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है और इसमें अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे थे? परमानेंट थे। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी है, इतना याद रखना। 13 दिसंबर को सर क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी कि संविधान सभा में क्या पेश होती है? प्रीएम्बल पेश होती है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? जो प्रस्तावना थी वो पेश होती है। इसको करता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। भाई इतनी बातें समझ आई। यहाँ पर एक चीज याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, एक वी आर अम्बेडकर थे और 6 मेंबर अदर थे। इतना याद रखना। ठीक है, 6 मेंबर अदर थे। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे भाई? इतनी बातें क्लियर हुई? और 2-3 चीजें लिखिए। और क्या चीजें लिखनी सर? लिखिए, बताते हैं हम। याद रखना टोटल समय जो लगा था 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। कितने दिन लगे थे? इतना टाइम लगा था संविधान को बनने में। संविधान की आखिरी मीटिंग बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग थी। कौन सी? आखिरी मीटिंग थी। लेकिन संविधान पता बनकर तैयार कब हो गया था? पता आपको? संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन 26 नवंबर को ये मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और इसी को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। भाई इतनी बातें क्लियर होगी मेरे भाई? अगर इतनी बातें क्लियर होगी तो वीडियो को लाइक कर लो अभी से। अब कुछ बात बताइए सर, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी? तो याद रखना मेरे भाई, किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो याद रखना कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए देगा क्रिप्स मिशन, तो याद रखना भाई क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। कब आया था सर? 1942 में। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मई 1946 में आया था। कब आया था? मई 1946 में आया था। ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, एकदम पूरे तरीके से मैंने बैकग्राउंड को समझा दिया। अगर इससे बाहर प्रश्न आएगा तो आपको थोड़ा खुद भी पढ़ लेना होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए, समझ आ गया ना कि आखिरी मीटिंग कब हुई, ये चीजें क्या थी, इसमें यही चीजें लिखी है।
जब संविधान बनकर तैयार हुआ था मेरे भाई, तो याद रखना 395 आर्टिकल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल्स थे, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज कितने? 448 अनुच्छेद है, 12 शेड्यूल से। पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे। कितने? 8 शेड्यूल हुआ करते थे, ठीक है। और 22 भाग हुआ करते थे। कितने? 22 पार्ट हुआ करते थे, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और इतने अनुच्छेद, ठीक है। 355 अनुच्छेद शुरुआत की बात है। और आज कितने? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए हैं, यानी 100 से ज्यादा सुधार हो गए हैं। आपको याद होगा कि 105 तक अनुच्छेद कितने होगा? सुधार हो गए हैं। मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से अमेंडमेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से आपके जो संशोधन है वो इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। आर्टिकल इसमें से जो महत्वपूर्ण है वही आर्टिकल हम पढ़ेंगे, बाकी हम कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे जो फालतू है। मेरे भाई याद रखना, यूनियन टेरिटरीज एंड मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये हमारे पार्ट 1 की बात है। किसमें? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 में आते हैं ये। किसमें आते हैं? भाग 1 के अंदर आते हैं ये, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, आर्टिकल 1 कहता है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन, तो ये आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका याद रखना कि हम लोग जो क्या करते हैं, उनका जो नेम रखते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि हमें कोई न्यू स्टेट बनाना है, यानी कि नया राज्य बनाना है। आपको याद होना चाहिए, जैसे तेलंगाना आपका 2014 में बना था एक राज्य, ठीक है। तेलंगाना एक 2014 का मतलब ये नया राज्य, नवीनतम राज्य जब बना था, तो किसके अंतर्गत बनता है? तो आर्टिकल 2 में लिखा है कि कोई राज्य बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट 2 में क्या आता है? भाग 2 में क्या आता है? आपसे भाग बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना नागरिकता आती है। क्या आती है? नागरिकता आती है। नागरिकता आती है भाग 2 में। इसमें भाग 2 में, भाग 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आती है? नागरिकता आती है, यानी पार्ट 2 में आती है आपकी नागरिकता। नागरिकता को मैंने आपको एक चीज सिखाई होगी, ब्रांड जैसा एक शब्द होगा। मैंने जब आपको पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस, अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो कर ली ना मेरे भाई, समझ लेना आपका पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया। करीबन आपके 10 से 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर जाएंगे उस प्लेलिस्ट से, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से। तो ब्रांड जैसे शब्द से हम नागरिकता ले सकते हैं, यानी कि 5 चीजों से नागरिकता ले सकते हैं, जन्म लेकर के, रजिस्ट्रेशन करा करके। इस प्रकार आपको मैंने ये चीजें सिखाई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि नागरिकता आपको मिलती है, तो नागरिकता का आर्टिकल है 5। कितना? आर्टिकल 5, तो जिसमें क्या लिखा है? सिटीजनशिप ऑफ द कमेंडमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई फंडामेंटल राइट। क्या है सबसे महत्वपूर्ण है? मेरा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब कि, कलर चेंज कर लें सर जी, बिल्कुल कर लिया। फंडामेंटल राइट मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार। क्या होता है? मौलिक अधिकार। मेरे भाई यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मेरे भाई याद रखना, भाग लिखो या पार्ट लिखो, तो याद रखना कौन सा? पार्ट 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल याद रखना मेरे भाई 12 से लेकर 35 तक है। कहां से? 12 से लेकर 35 तक है। कहां से लिए? तो हमने यूएसए से इन्हें बोरो किया है, यानी हमने किस राज्य से, वो किस देश से लिए? तो यूएसए से लिए, अमेरिका से लिए। वहां पर इन्हें बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। इतना चीजें क्लियर होगी मेरे भाई। मौलिक अधिकार पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 7 थे, फिर अभी कितने? 6 हैं। तो सर एक कहाँ गया? तो याद रखना राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था मेरे भाई, जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। तो कौन सा है? तो याद रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये कौन सा? लीगल राइट है। कौन सा? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। और कौन सा आर्टिकल में? 300A में इसको रख दिया गया। किसमें? आर्टिकल 300A में रख दिया गया। इतनी चीजें क्लियर हुई मेरे भाई, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, वैसे ऑलरेडी ये नोट्स अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंट आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या होता है मेरे भाई? आर्टिकल 12 डिफाइन द स्टेट, स्टेट को डिफाइन करता है। किसको? राज्य को डिफाइन करता है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल आपके 14 से स्टार्ट होते हैं और 32 पर समाप्त हो जाते हैं। जो आखिरी में 33, 34 और 35 में तो क्या लिखा है? इसका कंक्लूजन लिखा है। और जो आर्टिकल 12-13 है, जो आर्टिकल 12-13 है, इनमें इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कौन से? जैसे आर्टिकल आपका है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो विधि है, विधि के सामने सारे लोग एक समान होते हैं, ठीक है, चाहे जज का बेटा हो या आम जनता हो। तो याद रखना इसमें से इंपोर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगता है मेरे भाई, वो आर्टिकल सबसे ज्यादा, वैसे पढ़ने सारे हैं
जैसे आर्टिकल 15 में आपसे कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते जाति के आधार पर, कलर के आधार पर, यहाँ पे लिखा है ना, रिलीजन, कास्ट, रेस, क्रीड, प्लेस, वर्थ, तो इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। यहीं पर आर्टिकल 16 क्या कहता है मेरे भाई, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मैटर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा जहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में देख लेना, तो समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 17 मेरे भाई, क्या आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 यार कि अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी का खत्म, यानी कि अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी कि छुआछूत के विरोधी अधिकार है आर्टिकल 17। यानी कि जो जिस प्रकार हम लोग पहले टाइम पर बताते कि ऐसा हुआ करता था, उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 कहता है कि जो आपकी उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जो पहले ले लिया करते राजा, क्या कहते हैं, जो राजा महाराजा लिया करते थे, महाधिराज, ये टाइटल्स, तो ये टाइटल्स को खत्म करके मेरे भाई आप यूज कर सकते हैं। जैसे आर्मी में मिले हुए टाइटल्स, यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस प्रकार के जो टाइटल्स मिलते हैं, या नोबेल प्राइज वगैरह, तो वहां पर ये टाइटल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइटल्स समाप्त कर दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 19 मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 19A बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकल। यहाँ पर भी ये प्रोटेक्शन ऑफ क्राइटेरिया आर्टिकल्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। समझ गए आर्टिकल्स, समझ आ रही बातें तो मेरे भाई लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो जरूर मुझे बताना है। यहाँ पर आर्टिकल आपको 20 और 21 याद रखना मेरे भाई, आर्टिकल 20 और 21 आपके इमरजेंसी के टाइम पर आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं मेरे भाई सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 यानी कि समाप्त कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। कब, इमरजेंसी के टाइम पर, लेकिन आपका आर्टिकल जो 20 और 21 है मेरे भाई वो समाप्त नहीं किए जाते हैं। समाप्त करने वाला जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करने वाला राइट जो हमने कहां से लिया, फ्रेंच से लिया, और ये इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो वही 1935 के एक्ट से, कहां से, 1935 के एक्ट से हमने लिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो याद रखना ये दोनों आर्टिकल समाप्त नहीं होते, इसमें लिखा है राइट टू लाइफ, यानी कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंस इसका है। और आर्टिकल 21A याद रखना मेरे भाई, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो बेसिक शिक्षा होती है वो देने के लिए आर्टिकल 21A है। आपको अभी एक चीज बताऊंगा, जहां पे अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने क्या किया मेरे भाई, जो आपके फंडामेंटल राइट आप देखेंगे अभी, फंडामेंटल राइट में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, साथ ही डीपीएसपी को अमेंड किया। किसको ये अमेंड किया, डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और किसे अमेंड किया, तो भाई यहाँ पर एक आर्टिकल ऐड किया गया है, आर्टिकल 21A, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई ये, ठीक है, ये वाला याद रखना। यहीं पर आपको आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे, ये 23 और 24 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि आपने देखा बंधुआ मजदूरी होती है, या फिर व्यक्तियों को बांध यहाँ से ले जाकर कहीं अन्य जगह पर काम करवाते हैं बिना किसी पैसे देकर, तो वेज देकर, तो ये आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 24 में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फैक्ट्रीज, यानी कि बाल मजदूरी, इसको याद ऐसे रखना है। तो बाल मजदूरी से रिलेटेड आर्टिकल आपका कौन सा है, तो आर्टिकल 24 आपका बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ है। कौन सा, आर्टिकल 24 आपका बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आप चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल यस, अब यहाँ पर आर्टिकल 26 और 27 बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, याद रखना, फ्रीडम ऑफ मैन द रिलीजियस अफेयर, यानी कि आपके जो धार्मिक विचार हैं उनको आप अफेयर कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 कहता है, इतना खास नहीं है। यहाँ पर आपका आर्टिकल 29 याद रखना, ये माइनॉरिटीज के लिए जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज के, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, वो अपने जो शिक्षा के लिए केंद्र खोल सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं मदरसा वगैरह, तो ये इसमें आते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल नहीं लिखा है, ये आर्टिकल 30 में आता है, सॉरी मदरसा वगैरह, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर एक आर्टिकल नहीं लिखा है, आर्टिकल याद रखना 32, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है मेरे भाई, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी यानी कि बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि पंडित नेहरू जी ने क्या कहा है, जो प्रियम्बल है आपकी, वो उसको हार्ट एंड सोल का है, ठीक है। यहाँ पर ठाकुर भार्गव भी आते हैं, याद रखना। तो ये चीज आप याद रखना। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रेड जारी होती है, क्या होती है, 5 प्रकार की रेड जारी होती है मेरे भाई,
ठीक है। रेट को इंग्लिश में भी रेट कहते हैं, हिंदी में भी रेट कहते हैं। बंदी प्रतीक्षी कार्ड, ये इस प्रकार की रेट जारी होती है मेरे भाई। रेट जरूर पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? रेट जरूर पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? रेट जरूर पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो याद रखना हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरिटरी, प्रोहिबिशन और आपकी कौन सी होती है लास्ट, कौन सी होती है? क्यू वारंटो। ठीक है, इस 5 प्रकार की रेट होती है मेरे भाई। याद रखना जो आर्टिकल 5 वो क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग निकलती है, जबकि हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट किससे जारी करता है? 226 से रेट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी होती है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपको चीजें समझ आ रही है मेरे भाई तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो आप वीडियो को। अगर आपको लगता है कि आपका छोटा भाई मेहनत कर रहा है, देखो भाई ये 33, 34, 35 है, ये खास इंपोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लेना। मुझे जो इंपोर्टेंट लग रहा है वही पढ़ाऊंगा मैं। जैसे यहाँ पर एक अब आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे पूछा जाता है भाग कौन से में, तो मेरे भाई याद रखना भाग 4 में। ये कौन से में? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। साथ ही हमने किस देश से लिए? तो याद रखना आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? तो मेरे भाई आयरलैंड से लिए। एक वीडियो में गलती से वहां पे ऑप्शन गलत था, तो याद रखना वो वहां पे गलती हो गई थी। आपको वैसे इतना पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये गलती अगर आपको नजर आ जाए तो बड़ा ट्रोल करते हो। ठीक है, तो अगर कभी गलती किसी मैडम से या सर से हो जाती है थोड़ा देख लिया करो। तो क्या है? आयरलैंड ऑप्शन होगा उसका। क्या है? ठीक है, आयरलैंड ऑप्शन वो होगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो याद रखना 36 से 51 तक है। कहां से? 36 से 51 तक है। अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आइए जानते हैं। इसमें कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल से जानते हैं, आइए। जैसे आपको होता है यहाँ पे आर्टिकल 36 में डिफाइन क्या कहते हैं, राज्य की परिभाषा देनी है, लेकिन मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो लगता है मेरे भाई वो आर्टिकल 40 लगता है। आर्टिकल 40 लगता है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, यानी कि जो अपने ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। कौन? इसे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर भी आती है। गांधी जी की मानना था कि जो ग्रास रूट जो पॉलिटिक्स होती है वो अच्छे तरीके से, अगर डेमोक्रेसी है तो गांव के अंदर जाके देखिए। आपको यहाँ पर एक चीज याद आएगी, आपको 3 टायर कमेटी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो कभी, जैसे जिला पंचायत, जैसे गाना बहुत चलता है वो क्या कहता है, रतिया के एक बजे कहाँ से आवत हो, तो कहता है ना वो वाला जिला पंचायत, क्या था यार, तो जिला पंचायत, उसके बाद आपका आता ब्लॉक पंचायत और उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। तो 3 टायर कमेटी है। और याद रखना है किसकी? अशोक मेहता कमेटी। कौन सी? अशोक मेहता नहीं, सॉरी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी है इसकी। और 2 टायर कमेटी की बात करें तो कौन सी? अशोक मेहता कमेटी। याद रखना बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि 3 चीज आ रही है तो 3 टायर कमेटी, और 2 चीज आ रही है तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? तो अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। यहीं पर अगर मैं दूसरा आर्टिकल देखूं, यहाँ पे आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, यानी कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सर्टेन केस, तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आइए और इंपोर्टेंट बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये मिल गया इंपोर्टेंट आर्टिकल। और इस समय देश के अंदर ये ज्यादा कुछ चल भी रहा है, आर्टिकल 44। तो याद रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये केवल अभी किस राज्य के अंदर लगा हुआ है? तो गोवा के अंदर लगा हुआ है। कौन किस राज्य के अंदर लगा हुआ है? गोवा के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं फॉर सिटीजन, बहुत ज्यादा है, तो इसको जरूर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये आर्टिकल 45 से आपको मैंने बताया था प्रोविजंस ऑफ अर्ली एजुकेशन केयर द एजुकेशन चाइल्ड, तो यानी कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 45। मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है ना, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, उसमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि आप इनको जबरदस्ती किसी पर फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप इसको किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि आपके फंडामेंटल राइट है मेरे भाई। फंडामेंटल राइट आपका हक है। क्या है? हक है हमारा। ठीक है, पढ़ना हक है हमारा, तो ये फंडामेंटल राइट का याद रखना है। लेकिन डीपीएसपी आपकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए है, जरूरी नहीं कि आपको ये अप्लाई करनी पड़े। और इंपोर्टेंट आर्टिकल सर भाई देखो, पढ़ने के लिए सारे पढ़ोगे, लेकिन अब ये एंड टाइम पे मैं बता रहा हूँ वो आर्टिकल जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ पे एक आर्टिकल 51 मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो इंटरनेशनल पीस है
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, उसकी बात करता है कौन सा, आर्टिकल 51। और ये आर्टिकल बस ऐसे ही पूछ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कौन करता है, तो और ये आर्टिकल गलत हो गया था, यूपी के किसी एग्जाम में था, तो मेरा याद रखना ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 49 भी ठीक ही है वैसे, ये वाला जरूर याद करना। 48A कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारा क्या है, प्रोटेक्शन करना है एंड इम्प्रूवमेंट करना है जो जंगल है और जंगल में जो जानवर हैं उनका बचाव भी करना है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ तक हमने इन चीजों को कर लिया। पार्ट 4 तक में क्या थी, डीपीएसपी थी। अब पार्ट 4A में बात करते हैं। आपको याद करा दूं, फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, 26 जनवरी 1950, तब ये क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी इस संविधान में नहीं थी। तो सर ऐड कब हुई, तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट में लिखा है ना दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976, इसमें ये इसको जोड़ा गया और इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। क्या 42वां संविधान संशोधन किसके नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई समझ गए, मेरे भाई कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप तो अच्छी तरीके से। तो याद रखें 42वां संविधान संशोधन जब इसको जोड़ा गया तो मेरे भाई फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, याद रख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, लेकिन सर अब तो 11 है। तो मेरे भाई मैंने आपको एक और अभी लिखाया था, जो एक फंडामेंटल ड्यूटी थी आपकी, एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसको ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब ऐड किया गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। और इसको हमने किस देश से लिया है, तो मेरे भाई जल्दी बता दीजिए, हमने इसको किस देश से लिया है, किसको, फंडामेंटल ड्यूटी को, जल्दी बता दीजिए कहां से लिया, यूएस, कहां से लिया, यूएस से। चलिए आप लोग बताएंगे ये, ठीक है, एक दो प्रश्न आप लोग बताएंगे, ज्यादा सही रहेगा। अब यूएस मत कर लेना कि तुरंत सर ने बोला है तो कर लिया। अब देखिए इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी इस समय कौन सी, 11 है। तो भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें से ये नहीं पूछेगा ड्यूटी कौन सी है, आप में से कोई ड्यूटी लिख देगा, इनमें से ड्यूटी कौन सी नहीं है, ये जरूर पूछ सकता है। तो याद रखना एक ही आर्टिकल है और इनका भाग कौन सा है, तो पार्ट इनका कौन सा, पार्ट 4A है, क्योंकि ओरिजिनल में तो थे नहीं। और इनको रखा कहाँ जाए, तो इनका जो मैचिंग हो रहा था वो किसके साथ हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, फंडामेंटल, वो क्या डीपीएसपी के साथ हो रहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी वो भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी भी सोसाइटी के लिए यानी कि समाज के लिए ही बात करती है। तो इनका एक ही आर्टिकल है 51A और भाग कौन सा, पार्ट 4A, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। इनका जरूर बताना किस देश से हमने बोरो किए, ये चीजें बहुत पूछी जाती है बोरो करने वाली, तो ये चीज आपको जरूर बतानी है। तो याद रखना, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल। याद रखना भाई, कुछ नहीं मैं बताता हूँ, इन सबको आप पढ़ लेना आराम से। इनमें सब में क्या है, देखो आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको रखवाली करनी है, देश के झंडे की रक्षा करनी है, झंडे का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, जो भी प्रशासनिक चीजें होती है उनकी देख दिखाव करना है, तो ये सब इसमें लिखा रहता है, ये आपको पढ़ लेना है। और ये इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला 11 जो ऐड हुआ था, मैंने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था ना, कौन सा था, यार 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड की जाती है, कौन सी, कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य, ठीक, माता पिता का कर्तव्य। तभी तो आपने देखा ये इसी ने अमेंड किया था, किसको किया था, आर्टिकल 21A में को ऐड किया था, और आपने वहां पर भी देखा था 48 वाले में, यानी कि डीपीएसपी को भी अमेंड करने वाला आर्टिकल यही था। भाई प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएंगे आपके में, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, देख लीजिए, प्रेसिडेंट के बारे में बता दीजिए सर, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता दीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो चीजें लगती है मेरे भाई, एज के बारे में बहुत पूछता है। तो मिनिमम में जो एज होता है मेरे भाई, एज मिनिमम होता है 35 ईयर, कितना होता है, 35 ईयर। और ये भारत का पहला नागरिक होता है, कौन, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक माना जाता है। आर्टिकल 52 जो हमारा है, आर्टिकल 52 है, वो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति जरूर होगा। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन को डिफाइन करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस समय याद रखना, भारत में इस समय जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। आदिवासी महिलाएं, पहली आदिवासी महिलाएं, अगर देखा जाए तो महिलाओं में दूसरा नंबर है, क्योंकि पहली महिला जो थी राष्ट्रपति वो कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, महिला, तो याद रखना इंदिरा गांधी। तो इनके वर्सेस में खड़े किए गए थे कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। तो याद रखना नाम, ये पूछा गया था वेस्ट बंगाल एग्जाम में, तो कभी कभी अपोजिशन का नाम भी पूछ लेता है।
आर्टिकल 55 आपका कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट की मैनर कैसा होगा, तो भाई ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 54 आपसे पूछ सकता है और आर्टिकल 52 पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 54 आपसे पूछ सकता है और आर्टिकल 52 आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। आइए, अब इसमें से एक आर्टिकल आपका है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है, तो ये सब चीज आपको पढ़नी है। मुझे जो इंपोर्टेंट लगता है मैं वही चीज बताऊंगा आपको। जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, धनखड़ जी हैं, उनके बारे में याद रखना। और वो राज्यसभा जो होती है उसके चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, तो वो दो चीजें संभालते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो चलो जो बात आ गई तो मैं समझा ही देता हूँ आपको। जैसे आपकी संसद होती है, क्या होती है, पार्लियामेंट होती है, यानी कि संसद मेरे भाई। तो संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है और ये आपके एयू के बीएलएलबी एग्जाम में भी आया था। तो याद रखना मेरे भाई, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा, इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है संसद। ठीक है, संसद का आर्टिकल 79 है, इसका 80 और इसका 81 है, और इसका तो पता ही चलेगा कि 52 में लिखा है कि एक प्राइम प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा जो मेंबरों की संख्या होती है 250 होती है मेरे भाई। 238 पे इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली, और 12 मेंबर चुने जाते हैं किन किन फील्ड से, तो भाई लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल, इन 4 फील्डों से चुने जाते हैं। यहाँ पर टोटल मेंबर 552 हुआ करते थे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, इनको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियंस को हटाने वाला अमेंडमेंट कौन सा है, कौन सा संशोधन है, जरूर याद कर लेना मेरे भाई। 550 मेंबर होते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन एंड यूनियन मिनिस्टर्स की बात है, तो मेरे भाई इसमें मुझे कोई भी आर्टिकल से इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है। वैसे इंपोर्टेंट है, लेकिन आपका एग्जाम जिस चीजों के लिए है वो इसमें से एक भी चीजें इंपोर्टेंट नहीं लग रही है मुझे। इसमें से जो इंपोर्टेंट आर्टिकल अब नजर आ रहे हैं, वो सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 108, यानी 108, संयुक्त बैठक। कौन सी? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है मेरे भाई, तो बुलाता प्रेसिडेंट है। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता होती है मेरे भाई, अध्यक्षता जो होती है, अध्यक्षता जो होती है, वो करता कौन है, तो भाई याद रखना, स्पीकर करता कौन, लोकसभा स्पीकर। इस समय कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, कोटा कंस्टिट्यूएंसी से। तो याद रखना आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेटिंग, बोथ हाउस ऑफ द सर्टेन केसेस, यानी कि जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा का कोई केस होता है जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो उसके लिए क्या बुलाई जाती है, ज्वाइंट सेटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये मैंने पूरा क्राइटेरिया आपको समझा दिया। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वोट नहीं कर सकते मेरे भाई। इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो वाइस स्पीकर होता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन नहीं करता? डिप्टी स्पीकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल जो आपका 110 है मेरे भाई, याद रखना, मनी बिल को डिफाइन करता है, यानी कि किसको डिफाइन करता है, मनी बिल को डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल को डिफाइन करता है, मनी बिल जैसा इसमें कोई भी शब्द नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, मनी बिल जैसा कोई शब्द नहीं है, तो याद रखना, डिफाइन मनी बिल 110 आर्टिकल में। लेकिन यहीं पर आपसे 112 पूछा जाएगा, तो मेरे भाई बजट से रिलेटेड आर्टिकल 112, ठीक, किस रिलेटेड, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, यानी बजट से, बजट जैसा भी शब्द संविधान के अंदर नहीं है, याद रखना। आर्टिकल जो वो मनी बिल है, आप याद जरूर बताइए, राज्यसभा में पेश होता है या लोकसभा में, ठीक है, या फिर किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यहीं पर मेरे भाई आ जाती है कि आर्टिकल 120 की पार्लियामेंट, यानी कि संसद में भाषा कौन सी होगी, संसद में भाषा कौन सी होगी, तो आर्टिकल 120 है। इसको भी आपको देख लेना। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वही बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ये आर्टिकल आ गया। अगर भाई ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगी, तो मेरे भाई जो अपना टेलीग्राम है, जहाँ पर रात को क्विज होती है, मेरे भाई जरूर आके क्विज जरूर अटेंड करना है। ठीक है, टीम रोहित तोमर का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आके आपको क्विज को जरूर अटेंड करना है। और टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर क्विज होती है, बहुत सारा फ्री मटेरियल ऑलरेडी डला हुआ है यहाँ पे। अगर आप इतना भी मटेरियल पढ़ लेते हैं, मतलब इसको और जो पूरी अपनी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, यहाँ 2 टेलीग्राम में, एक सफलता बैच के नाम से, उसको ज्वाइन करने के बाद में अगर आप ये प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लेते हैं मेरे भाई, तो याद करना, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 40 से 45 क्वेश्चन मतलब 90% आपका स्कोर आ रहा है। अगर आपका 60% स्कोर आ जाता है तो आपको अच्छा खासा यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाता है, पता है कि नहीं आपको। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट जैसा एक शब्द दिख रहा है मेरे भाई, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज होते हैं 34, 33 प्लस एक जो होता है वो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो इस समय कौन है, DY चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं। क्या इनकी मिनिमम एज होती है सर? मिनिमम एज नहीं होती मेरे भाई, क्या होती है, कम से कम एज नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट की एज जरूर होती है। तो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 ईयर होती है। किसकी? 65 ईयर होती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की जज होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर, याद रखना।
124 आपका कहता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है 124 आर्टिकल के अंदर होता है मेरे भाई। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, तो दिल्ली के अंदर है।